देश सूखे की समस्या से जूझ रहा है, देश में बिजली का संकट है, लेकिन ये सारी मुसीबतें हमारे आपके लिए हैं, नेताओं के लिए ये मजाक के मुद्दे हैं। जिस महाराष्ट्र में अकाल से लोग बेहाल हैं, वहां के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जो टिप्पणी करते हैं वो आपत्तिजनक तो है ही, बेहद शर्मनाक है। हम नेशनल टेलीविजन पर वो बयान दोहराएं भी तो कैसे, लेकिन जब बयान पर बवाल मचा तो बहुत आराम से अजीत पवार ने माफी मांग ली। अपने सूखा जो पड़ा है महाराष्ट्र में, उस पर जिस तरीके से अनशन चल रहा है, अजीत पवार ने अनशन करने वालों का मजाक उड़ाया और कहा कि वो पानी डैम में आखिर कहां से डालें। जो बयान उन्होंने दिया था वो हम आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन जब देखा कि बवाल मच गया है तो बहुत आसानी से बस माफी मांगी। आइए वो शर्मनाक बयान हम आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। अगर आपको लगता है कि आपकी मुसीबत पर आपके नेता संजीदा हैं, तो सावधान इन नेताओं से नहीं, अपनी उम्मीदों से। क्योंकि नेता तो मुसीबत का मजाक उड़ाते रहे हैं, आज भी उड़ा रहे हैं। गलती हमारी आपकी है कि हम इनसे उम्मीदें बांधे बैठे। अब इन महानुभाव को ही सुन लीजिए। नाम है अजित पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। उसी महाराष्ट्र के जहां सूखा पड़ा है, इतना सूखा कि लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और ऐसे ही तरसते लोगों के लिए इन मंत्री जी के पास क्या है, आप खुद सुन लीजिए। सर्व उपोषणाला बसले होते, ती एक तर देशमुख कोणतरी 55 दिवस झाले आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय। कोण देशमुख का कोणतरी बसलाय ना, पाणी सुटलं, पाणीच नाही तर काय सोडता, काय मुद्दा का तिथं बरं पाणी प्यायला मिळालं त्याच्यामुळे लघवी पण होईल। पानी की समस्या का समाधान तो आपने सुन लिया, अब जरा बिजली की किल्लत के फायदे भी इनके श्रीमुख से सुन लीजिए। रात्री 2 वाजताच लाईट बंद करतायत। हा माझ्या ते लक्षात आलंय, कारण मी बघितलंय अलीकडे रात्री जशी जशी वीज खूपच जायला लागली तसं तसं मुलं इतकी जन्माला यायला लागली की काय, कारण लाईट नसल्यावर काय काम आहे। वाह नेताजी वाह, एसी कमरे, बोतल बंद पानी, 24 घंटे ऐशो आराम। आपको क्या पता कि पानी के बूंद बूंद के लिए तरसना क्या होता है। आपको क्या पता बिजली की किल्लत क्या होती है। तंग गलियों में चिलचिलाती गर्मी के बीच एक दिन बिना पानी और बिना पंखे के रहकर देखिए। वैसे आपको इसकी जरूरत भी नहीं, और जो जनता मजबूर है वो रहे उनकी बला से। पंकज खेलकर, पुणे आज तक। वैसे अजीत पवार ने वही किया है जो सियासत में होता है, पहले जनता का मजाक उड़ाओ, फिर हल्के से उस पर माफी मांगो। लेकिन जब तक वो माफी मांगते, सियासत में भूचाल मच चुका था। पाणीच नाही तर काय सोडता, काय मुद्दा का तिथं बूंद बूंद को तरसते महाराष्ट्र के लोगों की उम्मीदों पर राज्य के उप मुख्यमंत्री ने जब यूं पेशाब उड़ेला तो जैसे सियासत में आग लग गई। ऐसा तो होना भी था। विपक्ष को मुद्दा चाहिए था और अजीत बाबू ने बैठे बिठाए हाथ में पकड़ा दिया। कहा नहीं सहेंगे ऐसा अपमान। ये सरकार 14 साल से सत्ता में है और बिजली नहीं दे सकती और पानी नहीं दे सकती, और दोनों विभाग अजीत पवार के हाथ में थे, पूरा लूट लिया। मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते, क्या आप इससे सहमत है? अगर सहमत नहीं है तो इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, बताइए। ये घमंड की राजनीति मुझे लगता है कि सबसे नीचे स्तर तक आज जा चुकी है, जहां एक तरफ अकाल की परिस्थिति है, लोग मर रहे हैं, और वहां आप ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वो बोलने में भी शर्म होती है। जितनी दिमाग में चिढ़ है उतना शर्म भी आ रही है कि अपने जनरेशन का एक पॉलिटिशियन जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो इस प्रकार का घिनौना स्टेटमेंट करता है। आम लोगों के नाम पर अपनी पार्टी की सियासत चमकाने में लगी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी अजीत पवार के बोल पर आग बबूला है। पार्टी कहती है कि ऐसे नेता को कुर्सी पर रहने का हक नहीं।
कमान से निकले तीर और जुबान से निकले शब्द भला वापस कहां आते हैं? अजीत पवार मजे मजे में भूल गए, अब उनके सिपहसालार बयान को रफू करने में लगे। अजीत दादा ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा सा ह्यूमरसली कहा है, इसको इतना सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि मीडिया भी इससे कोई पहाड़ न खड़ा करे, और अगर आपको इसमें किसी किस्म की आपत्ति है तो आप अजीत दादा से पूछ सकते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। बयान पर सियासत गर्म है, लेकिन मुश्किल यह है कि अब भी कोई आम लोगों की मुसीबतों की बात नहीं कर रहा। मुद्दों का चूल्हा जल रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी हैं। मुंबई से राजेश कुमार और समीर दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो। ये बयान संवेदनहीनता की हर हद को तोड़ता है, और हम यही कह सकते हैं कि अगर संदर्भ की दुहाई दी जाएगी कि जिस संदर्भ में कहा गया था उस संदर्भ में आपने नहीं समझा, तो किसी भी संदर्भ में यह बयान दिया जाए, यह बयान बेशर्मी है। बहरहाल यह भारत की सियासत ही है जिसने मधुमक्खी को भी राजनीति में घसीटा। यह भारत की राजनीति है जहां मां पर भी बहस छिड़ गई। यह भारत की सियासत ही है जो देश के असली मुद्दों को छोड़कर इसी बहस में फंसी हुई है कि आखिर यह देश मधुमक्खी का छत्ता है या हमारी मां है। यह भारत की सियासत है जिसमें देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां मां बनाम मधुमक्खी के बाद विवाद में व्यस्त हैं। We're a beehive. We're a beehive. And it's funny, but think about it. मधुमक्खी थ्योरी पर देश की परिभाषा देते हुए खुद राहुल गांधी को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो मधुमक्खी के छत्ते में ही हाथ डाल रहे हैं। राहुल के बयान की मधुमक्खी उड़ी तो कई लोगों को काट गई। सबसे पहले तिलमिलाए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़े ही भावुक होकर कहा कि कांग्रेस नेताओं के लिए ये देश मधुमक्खी का छत्ता होगा, हमारे लिए ये मां है, मां। ये भारत मेरी माता है, ये हमारी मां है जिसके संतानों का दुख दर्द हमारी चिंता का कारण है। आपके लिए ये मधुमक्खी का छाता हो सकता है, हमारे लिए मां है। और मेहरबानी करके कांग्रेस के मित्र, हमारी भारत माता अपमान मत करो। राहुल पर मोदी का करारा हमला हुआ तो ये मधुमक्खी कांग्रेस नेताओं को भी काट गई। तमाम नेता तिलमिला उठे, बिल्कुल वैसे ही जैसे छत्ते की सारी मधुमक्खियां तिलमिला जाती हैं रानी मधुमक्खी की सुरक्षा के लिए। कोई राहुल के बयान का मतलब समझाने लगा तो कोई बीजेपी की समझ पर ही सवाल उठाने लगा। अब ऐसा है कि कई लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जो जिनकी जरा समझ थोड़ी सी, उनकी समझ में थोड़ा अंतर आ जाता है जब वो किसी और के बयान के बारे में सोचते हैं। जो बड़े बड़े राजनेता जो केंद्र में आना चाहते हैं, उनके लिए दो बातें कहूंगा। एक तो थोड़ी समझदारी की बात, कि समझदारी अगर इस्तेमाल करेंगे तो शायद उनके वक्तव्य हैं वो भी समझदारी के होंगे। एक बात तो ये, और दूसरा ये है कि इतनी जल्दी भी दिल्ली आने की क्यों कर रहे हो? दिल्ली दूरस्थ। मधुमक्खी के छत्ते वाले, जब उन्हें ये पता ही नहीं है कि मुहावरा क्या होता है, उक्तियां क्या होती हैं, उदाहरण क्या होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में लोग देते हैं, लेखक जो होते हैं, अब उनको उनकी समझ नहीं, तो उनको मैं क्या इस मामले में समझाऊं। अब चाइना को अगर ड्रैगन कहा जाता है, कई लोग, इंडिया को कई लोग एलिफेंट बोलते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा आप कहने लोगों की नहीं, भारत माता हाथी नहीं है, भारत माता को हाथी कैसे कहा? अरे ये नहीं, वो एक उदाहरण है जो उन्होंने उस ढंग से पेश किया, जो वर्ल्ड वाइड तमाम लोग जो है, तमाम लेखक लोग देते हैं। राहुल जी ने कहा देश के लोगों को इस तरह काम करना चाहिए जैसे मधुमक्खी करे। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत मधुमक्खी का छत्ता है। इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए जो लोग नहीं समझ रहे। अव्वल तो ये कि सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने ये साबित कर दिया कि मधुमक्खी भी मां का एक रूप है। अब बीजेपी वाले समझें तब तो बाकायदा ट्वीट की चिड़िया उड़ाई और लिखा, कुछ लोग समझने को तैयार नहीं कि राहुल के कहने का मतलब क्या था। कुछ लोग धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान की आध्यात्मिक परंपरा के अध्ययन का मौका नहीं मिला। पुराणों में देवी का एक अवतार है भ्रमरी, जो मधुमक्खियों की देवी है। देवी का मंदिर उत्तराखंड में है। लेकिन सियासत की बगिया में उड़ती मधुमक्खी यहीं कहां रुकने वाली थी। इस डाल से उड़ी तो उस फूल पर बैठी।
कांग्रेस नेताओं को काटने के बाद ये घुसी बीजेपी के गलियारे में। अब भला ये कैसे बर्दाश्त होता कि कांग्रेस इतनी खरी खोटी सुना दे। एक तरफ से सारे नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। बोले जो भाषण भी लिखा हुआ पढ़ते हैं वो भला कहां से मधुमक्खी और मां का फर्क समझ पाएंगे। कि मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है कि एक हनी बी होती, क्वीन बी होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है, और बाकी जितनी मधुमक्खियां हैं वो परिश्रम करके शहद का संचय करती हैं, और जिसका उपभोग जो है अक्सर अन्य लोग कर जाते हैं, और जो क्वीन बी होती है, रानी मक्खी होती है, कोई काम नहीं करती। उन्होंने जो मधुमक्खी का छाता कहा है तो ठीक ही नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये मधुमक्खी का छाता नहीं, ये भारत मां के संतान है। जो लोग मधुमक्खी के छत्ते के बारे में जानते हैं वो ये जानते हैं कि इस छत्ते से मीठा शहद निकलता है, और वो ये भी जानते हैं कि शहद निकालते वक्त अगर एक मधुमक्खी भी काट ले तो वो बदन सूजा देती है। राहुल की मधुमक्खी थ्योरी से शहद तो नहीं निकला। हाँ, इस मधुमक्खी ने सियासत के बदन पर कई जगह सूजन जरूर पैदा कर दी। सियासत की फुलवारी में मधुमक्खी ऐसे उड़ी कि हर फूल को काट खाई। कोई इससे चाह कर भी बच न सका। जो मधुमक्खी का छत्ता शहद देता है, अब उसमें सियासत का शहद पाने के लिए घमासान मचा हुआ है। झांसी से अमित और दिल्ली से प्रतीक त्रिवेदी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। ऊट पटांग भाषा के इस सिलसिले में सबसे मुश्किल बात यह है कि नेता आम लोगों की मुसीबतें भूल गए। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा कि मधुमक्खी से ज्यादा अहम महंगाई है, भैंसे से बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। People call us an elephant. We're a beehive. It's going to come on a horse. That's the model. That's the Indian model. It's going to come on a horse. घोड़े पर बैठकर मौत का सौदागर भैंसे पर गए। अब कहते हैं कि यमराज हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। पुल पे भारतीय जनता पार्टी को दिन रात गाली देते हैं। भाषा को पिछले 5 साल से आप इन बातों को समझ पाए हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन जुमलों से आपका कोई लेना देना भी है या नहीं। लेकिन देश की राजनीति के आसमान में आजकल ऐसे ही शब्द बतौर मुद्दे छाए हुए हैं। एक दूसरे का सम्मान करे न करे, ये नेता पशुओं का नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। बात निकली राहुल की जुबान से और फिर इतनी दूर तलक गई कि असली मुद्दे ही छूट गए। We're a beehive. We're a beehive. And it's funny, but think about it. It's going to come on a horse. Sun's going to be in the background. There's a billion people waiting. He's coming in. And everything's going to be nice. लोगों ने इशारा समझ लिया था कि निशाने पर मोदी ही है, लेकिन कांग्रेस कैसे मान लेती? कहां युवराज राहुल, कहां बीजेपी के मोदी? मानो कहना चाहते हो कि मोदी पर टिप्पणी करना तो उनकी शान के खिलाफ है। पार्टी ने राहुल के बयान का विश्लेषण किया, मतलब कुछ ही निकाला। अगर राहुल जी का इशारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ अगर इशारा करना होता तो वो घोड़े पे नहीं कहते, भैंसे पर कहते। जाहिर है बात निकली थी और आगे बढ़ चली थी। बीजेपी को यह बखूबी याद था कि पहले ऐसे ही एक हमले ने चुनाव में चमत्कार कर दिया था। इस बार भी कुछ बेड़ा पार जरूर होगा। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भरी जनता के सामने मौत के सौदागर से लेकर यमराज तक की राग भैरवी गाई। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को कहा जाता है मौत का सौदागर। अब कहते हैं यमराज है गुजरात के मुख्यमंत्री। जुबानी जंग में कांग्रेस के निशाने पर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी थे। भला वो खुद कैसे चुप रहते? अपने अंदाज में जवाब दिया, जनता चुन चुन कर बदला लेगी। जो भाषा का वो पिछले 5 साल से प्रयोग कर रहे हैं, जिस झूठ के सहारे गुजरात की जनता को गुमराह करने का रात दिन प्रयास कर रहे हैं, जिस गंदी गालियों का उपयोग किया जा रहा था, गुजरात की जनता ने उस भाषा को बोलने वालों को चुन चुन करके साफ कर दिया। यह मौजूदा समय के अर्जुन से पूछा गया सवाल है, जिसमें मधुमक्खी का छत्ता तो कभी भैंसा, कभी हाथी तो कभी घोड़ा दिखता है, लेकिन नहीं दिखता तो वो आम आदमी जिसकी कमर महंगाई से लेकर पानी तक ने तोड़ रखी है। गजब है आंखें और अजब है वो सवाल जिसमें अंधे हाथी की पूरी तस्वीर बयां कर रहे हैं।
अब बेचारी जनता करे भी तो क्या, न महंगाई कोई मुद्दा है, न भ्रष्टाचार पर कोई बवाल है, न सूखे से किसी के माथे पर शिकन है, न बढ़ते अपराध से कोई आहत है। इन नेताओं के अपने ही मुद्दे हैं, अपने ही एजेंडे हैं और उन्हीं के आधार पर उनकी लड़ाई है। आम जनता इन्हीं पार्टियों के दो पार्टों के बीच पिस रही है। दिल्ली से प्रतीक त्रिवेदी और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2014 लोकसभा चुनाव में कौन होगा पीएम पद का उम्मीदवार, पार्टी ने कहा है कि फैसला संसदीय बोर्ड करेगी, लेकिन उससे पहले ही लालकृष्ण आडवाणी के नाम पर नेताओं की ओर से बयान आने शुरू हो गए। सिलसिला 6 अप्रैल को शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है, लेकिन लुत्फ कांग्रेस उठा रही है। आडवाणी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं अगली बार 2014 के अंदर हमारी सरकार बनेगी। आडवाणी जी का नेतृत्व मिले, हम चाहते हैं। 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विजय गोयल ने पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए लालकृष्ण आडवाणी के नाम का इशारा क्या कर दिया। बयानों और बयान पर सफाई की लंबी फहरिस्त तैयार हो गई। अपनी पसंद को विजय गोयल ने बेपर्दा किया, मतलब कईयों ने निकाला। गोयल साहब ने तुरंत अपने बयान पर सफाई भी पेश कर दी। शायद ताजा संसदीय बोर्ड में शामिल हुए नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद को लेकर विजय गोयल भी सावधान हुए, लेकिन आडवाणी के नाम पर समर्थन अपनी पार्टी के नेताओं से भी मिलना शुरू हुआ। क्योंकि विजय गोयल जी जो ने कहा है वो वही है जो भारतीय की हर हिंदुस्तानी की, खासकर भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता की वो भावना है। जब अटल जी आज दुर्भाग्य से वो बीमार पड़े हुए हैं, वो इस स्थिति में नहीं है कि हम लोगों को वो नेतृत्व प्रदान कर सके, तो तब तक आडवाणी जी है ही, तो फिर आगे का चयन जो होगा वो पार्लियामेंट्री वोट करेगा। 2014 लोकसभा चुनाव में बतौर पीएम उम्मीदवार पार्टी में एक तरफ नरेंद्र मोदी के नाम पर शोर मचा है, तो दूसरी तरफ लालकृष्ण आडवाणी के लिए भी एक खेमा खड़ा हो रहा है। लेकिन इस आपसी घमासान का मजा कांग्रेस दूर से बैठी ले रही है। मुझको लगता है कि दोनों के क्लैश से भाजपा को नुकसान होगा और फिर 2014 में भी भाजपा की नई डूबने वाली है। इसका पूरा परिदृश्य तैयार हो रहा है, लगता है। अब उनकी क्या कल्पना थी, क्या सपने देखे थे, सपने टूट गए कि पूरे हो गए, अब इन तमाम सवालों के जवाब तो आडवाणी जी ही दे सकते। हालांकि अभी तक बीजेपी संसदीय बोर्ड के किसी सदस्य की ओर से इस खींचतान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी में मचे सिरफुटअव्वल से पार्टी की साख और दावेदारी पर असर जरूर पड़ सकता है। फैजाबाद से बनबीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।